गुरुवार को बाजार ने उम्मीद से बेहतर मजबूती दिखाई। ग्लोबल तनाव के बावजूद निफ्टी 50 रिकवरी के साथ बंद हुआ, जिससे संकेत मिल रहा है कि अगर रात भर कोई बड़ी नकारात्मक खबर नहीं आती है तो शुक्रवार को भी बाजार में तेजी का माहौल बना रह सकता है। कई मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि निफ्टी 50 के लिए 24,400 से 24,500 का जोन सबसे बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा। अगर ये स्तर मजबूती से पार हो जाता है तो बाजार में नई खरीदारी देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ 24,200 से 24,100 का जोन अहम सपोर्ट माना जा रहा है, जबकि 24,000 सबसे मजबूत सपोर्ट है। जब तक निफ्टी इन स्तरों के ऊपर बना रहता है तब तक तेजी की उम्मीद बनी रहेगी। बैंक निफ्टी के लिए 57,000 का स्तर सबसे अहम रहेगा। ऊपर की तरफ 57,500 रेजिस्टेंस है, जबकि नीचे 56,500 का सपोर्ट बाजार की अगली दिशा तय कर सकता है। अमेरिका की दूसरी तिमाही की जीडीपी ग्रोथ 1.5% रही, जो 2.1% के अनुमान और पिछले आंकड़े दोनों से कमजोर है। इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर सवाल खड़े हुए हैं और इसका असर ग्लोबल बाजारों पर भी देखने को मिल सकता है। अमेरिका में बेरोजगारी भत्ते के नए दावों की संख्या भी बढ़ी है। इसका मतलब है कि वहां का रोजगार बाजार थोड़ा कमजोर पड़ रहा है, जिस पर निवेशकों की नजर बनी रहेगी। जेफरीज के ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट क्रिस वुड का मानना है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में शानदार रैली के बाद अब लार्ज कैप शेयरों में बेहतर प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। इससे बड़े बैंक, आईटी और ब्लू चिप शेयरों में खरीदारी बढ़ सकती है। पिछले 5 कारोबारी सत्रों में आईटी सेक्टर में शानदार रिकवरी देखने को मिली है। हालांकि अब अमेरिकी नैस्डैक में तेजी और भारतीय आईटी शेयरों की हालिया रैली को देखते हुए शुक्रवार को इस सेक्टर में हल्की मुनाफा वसूली भी देखने को मिल सकती है। भारत में दूसरी तिमाही के दौरान सोने की मांग 6 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई। ऊंची कीमतों और कमजोर मांग का असर ज्वेलरी सेक्टर की कंपनियों पर आगे भी देखने को मिल सकता है। नोमुरा ने अडानी पोर्ट्स पर बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए 2800 रुपए का टारगेट दिया है। मजबूत कार्गो वॉल्यूम और बेहतर ऑपरेटिंग प्रदर्शन की वजह से ब्रोकरेज कंपनी इस शेयर को लेकर सकारात्मक बनी हुई है। वेदांता लिमिटेड ने मजबूत तिमाही नतीजों के साथ अरुण मिश्रा को नया सीईओ नियुक्त किया है। बेहतर रिजल्ट और नई लीडरशिप का असर शुक्रवार को शेयर की चाल पर देखने को मिल सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जुलाई में यूरोप और ब्राजील को डीजल एक्सपोर्ट बढ़ाया है। रुपए की कमजोरी के बीच डॉलर में होने वाली कमाई कंपनी के मार्जिन और मुनाफे के लिए सकारात्मक मानी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अगले कुछ वर्षों में ग्रीन हाइड्रोजन का बड़ा निर्यातक बन सकता है। अगर ऐसा होता है तो रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़ी कंपनियों को लंबी अवधि में फायदा मिल सकता है। भारत सरकार 2027 तक अमेरिका से एलपीजी आयात को करीब 25% तक बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। अभी अमेरिका की हिस्सेदारी करीब 10% है, इसलिए ये ऊर्जा आयात की रणनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण मिडिल ईस्ट में बढ़ती अनिश्चितता और अमेरिका के साथ चल रही ट्रेड डील की बातचीत है। भारत अब ऊर्जा आयात के लिए एक ही क्षेत्र पर निर्भर रहने के बजाय अपने स्रोतों को विविध बनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ रूस से कच्चे तेल की खरीद पर भी अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है। अगर भविष्य में रूस पर प्रतिबंध और सख्त होते हैं तो भारत को अमेरिका और दूसरे देशों से ज्यादा तेल खरीदना पड़ सकता है। गिफ्ट निफ्टी भारतीय बाजार बंद होने के बाद करीब 54 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अगर सुबह तक ये बढ़त बनी रहती है तो शुक्रवार को बाजार की शुरुआत भी सकारात्मक हो सकती है। अमेरिकी बाजारों में डाउ जोन्स बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था, जबकि नास्डैक में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। हालांकि यही तेजी भारतीय आईटी शेयरों में मुनाफा वसूली की वजह भी बन सकती है। इन्फोसिस एडीआर करीब 5.28% टूट गया है, जबकि विप्रो एडीआर भी हल्की कमजोरी में कारोबार कर रहा है। वहीं आईसीआईसीआई बैंक एडीआर और एचडीएफसी बैंक एडीआर मजबूती दिखा रहे हैं, जिससे शुक्रवार को आईटी और बैंकिंग सेक्टर में अलग अलग रुझान देखने को मिल सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत करीब 1.5% गिरकर $86 प्रति बैरल के आसपास आ गई है। ये भारत के लिए सकारात्मक है, क्योंकि इससे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और महंगाई दोनों पर राहत मिल सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड और सिल्वर दोनों में तेजी देखने को मिली है। इससे कीमती धातुओं से जुड़ी कंपनियों और ईटीएफ में शुक्रवार को हलचल रह सकती है। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने गुरुवार को 3,623 करोड़ रुपए की नेट खरीदारी की है। लगातार विदेशी निवेश आने से बाजार का सेंटिमेंट मजबूत बना हुआ है और ये तेजी के लिए सबसे बड़ा सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। वहीं घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1,864 करोड़ रुपए की नेट बिकवाली की। इसके बावजूद बाजार का मजबूत रहना ये दिखाता है कि फिलहाल विदेशी निवेशकों का भरोसा भारतीय बाजार पर बना हुआ है।
शुक्रवार के लिए सबसे ज्यादा नजर फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर पर रहेगी, क्योंकि कई एनबीएफसी कंपनियों के नतीजे मजबूत आए हैं। इसके अलावा ऑयल सेक्टर को सस्ते कच्चे तेल का फायदा मिल सकता है और ऑटो सेक्टर में महिंद्रा एंड महिंद्रा के अच्छे नतीजों का सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर जब तक कोई बड़ा भू राजनीतिक झटका नहीं आता, तब तक शुक्रवार के लिए बाजार का रुख सकारात्मक दिखाई देता है। हालांकि 24,400 से 24,500 के रेजिस्टेंस जोन पर बाजार की असली परीक्षा होगी और वहीं से आगे की दिशा तय होगी। बाजार बंद होने के बाद कई कंपनियों के तिमाही नतीजे, बड़े ऑर्डर और दूसरे अहम अपडेट सामने आए हैं। ऐसे में शुक्रवार के कारोबार में इन स्टॉक्स में अच्छी हलचल देखने को मिल सकती है, इसलिए निवेशकों की नजर इन पर रहेगी। एलआईसी को वित्त वर्ष 2022-23 से जुड़े मामले में 109 करोड़ रुपए का जीएसटी डिमांड ऑर्डर मिला है। कंपनी ने साफ किया है कि वो इस आदेश के खिलाफ जरूरी कानूनी कदम उठाएगी, इसलिए इस खबर का असर शेयर पर देखने को मिल सकता है। टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स ने पहली तिमाही में मजबूत प्रदर्शन किया है। कंपनी का मुनाफा, आय और ऑपरेटिंग प्रॉफिट तीनों बढ़े हैं, जबकि एबिडा मार्जिन भी पिछले साल के मुकाबले बेहतर हुआ है, जो कारोबार में मजबूती का संकेत देता है। जेबीएम ऑटो की तिमाही नतीजे अच्छे रहे हैं। कंपनी का मुनाफा, राजस्व और ऑपरेटिंग प्रॉफिट सभी में बढ़त दर्ज हुई है, जिससे पता चलता है कि कंपनी का बिजनेस लगातार मजबूत हो रहा है। रेलटेल कॉरपोरेशन का मुनाफा लगभग स्थिर रहा, लेकिन कंपनी की आय और एबिडा में अच्छी बढ़त देखने को मिली है। हालांकि एबिडा मार्जिन में हल्की गिरावट आई है, इसलिए निवेशकों की नज़र इस पहलू पर भी रहेगी। चंबल फर्टिलाइजर्स का मुनाफा और राजस्व घटा है, लेकिन एबिडा और मार्जिन में सुधार देखने को मिला, यानी लागत पर बेहतर नियंत्रण की वजह से कंपनी की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस मजबूत रही। रेनबो चिल्ड्रंस ने पहली तिमाही में अच्छा प्रदर्शन किया है। कंपनी का मुनाफा और आय दोनों बढ़े हैं, हालांकि एबिडा मार्जिन में मामूली कमी आई है। थर्मैक्स लिमिटेड के नतीजे उम्मीद से कमजोर रहे हैं। कंपनी का मुनाफा और एबिडा में बड़ी गिरावट आई है, जबकि एबिडा मार्जिन भी काफी नीचे आ गया है। इससे शेयर पर दबाव देखने को मिल सकता है। एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स को एचएएल से 2205.23 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर उत्तम रडार प्रोग्राम के लिए है और अगले 5 साल में पूरा किया जाएगा, जो कंपनी के लिए लंबे समय तक मजबूत बिजनेस विजिबिलिटी देता है। खास बात यह है कि एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड को मिला ये ऑर्डर कंपनी की पूरी ऑर्डर बुक से भी बड़ा है और उसकी 1 साल की आय से करीब दुगना है। इसलिए ये कंपनी के लिए बेहद महत्वपूर्ण सकारात्मक खबर मानी जा रही है। निवा भूपा हेल्थ इंश्योरेंस ने शानदार तिमाही नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का मुनाफा करीब 93% बढ़ा है और ग्रॉस प्रीमियम रिटर्न में भी 31% से ज्यादा की बढ़त दर्ज हुई है, जो मजबूत बिजनेस ग्रोथ दिखाती है। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स के तिमाही नतीजे कमजोर रहे हैं। तिमाही आधार पर मुनाफा, राजस्व और ऑपरेटिंग प्रॉफिट तीनों में गिरावट आई है, जबकि एबिट मार्जिन भी काफी घट गया है। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने पहली तिमाही में मजबूत ग्रोथ दिखाई है। कंपनी का मुनाफा, राजस्व, एबिडा और मार्जिन सभी में अच्छी बढ़त दर्ज हुई है, जिससे बिजनेस की मजबूती नजर आती है। डेटा पैटर्न्स इंडिया का मुनाफा इस तिमाही में घटा है, हालांकि कंपनी की आय में 2 अंकों की बढ़त रही। साथ ही कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने के लिए एक कॉम्पोजिट्स कंपनी के अधिग्रहण को मंजूरी दी है और उसकी 2654 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक भविष्य की अच्छी कमाई का संकेत देती है। आरती इंडस्ट्रीज ने शानदार तिमाही नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का मुनाफा 3.5 गुना से ज्यादा बढ़ा है और एबिडा मार्जिन भी बेहतर हुआ है। साथ ही कंपनी ने वित्त वर्ष 2027 के लिए 700 से 800 करोड़ रुपए के केपेक्स प्लान को बरकरार रखा है। हालांकि कुछ विस्तार परियोजनाओं में श्रमिकों की कमी के कारण 4 से 6 महीने की देरी हो सकती है। प्रिकोल लिमिटेड ने पहली तिमाही में मजबूत प्रदर्शन किया है। कंपनी का मुनाफा 34% बढ़ा है और पहली बार तिमाही राजस्व 1100 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। बेहतर ऑपरेटिंग प्रॉफिट और मार्जिन से कंपनी के कारोबार की मजबूती साफ दिखाई देती है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने पहली तिमाही में करीब 10% मुनाफे की बढ़त दर्ज की है। हालांकि लोन से होने वाली मुख्य आय में ज्यादा बढ़त नहीं रही, लेकिन बेहतर कुल मुनाफा ये दिखाता है कि कंपनी ने अपनी लाभप्रदता में सुधार किया है। आरती इंडस्ट्रीज ने शानदार तिमाही नतीजे पेश किए हैं। कंपनी की आय 2490 करोड़ रुपए तक पहुंच गई, जबकि खर्चों पर बेहतर नियंत्रण की वजह से शुद्ध मुनाफा 43 करोड़ रुपए से बढ़कर 155 करोड़ रुपए हो गया है। इससे संकेत मिलता है कि लंबे समय से दबाव में चल रहे केमिकल सेक्टर में अब रिकवरी की शुरुआत हो सकती है।
वेदांता लिमिटेड का प्रदर्शन भी काफी मजबूत रहा है। कंपनी की आय 24,205 करोड़ रुपए रही और ऑपरेटिंग मार्जिन 27% से बढ़कर 35% हो गया। वहीं शुद्ध मुनाफा 4,457 करोड़ रुपए से बढ़कर 7,918 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो सालाना आधार पर शानदार ग्रोथ दिखाता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने रिकॉर्ड तिमाही प्रदर्शन किया है। कंपनी की आय पहली बार 58,188 करोड़ रुपए तक पहुंची, ऑपरेटिंग मार्जिन 19% हो गया और शुद्ध मुनाफा बढ़कर करीब 5,998 करोड़ रुपए पहुंच गया, जिससे ऑटो कारोबार की मजबूती साफ नजर आती है। डेटा पैटर्न्स इंडिया के नतीजे उम्मीद से कमजोर रहे। कंपनी की आय बढ़ने के बावजूद खर्च बढ़ने से शुद्ध मुनाफा 25 करोड़ रुपए से घटकर 22 करोड़ रुपए रह गया, जिससे निवेशकों की नजर शुक्रवार को इस स्टॉक की चाल पर रहेगी। टाटा स्टील ने पहली तिमाही में संतुलित प्रदर्शन किया है। कंपनी का शुद्ध मुनाफा 12% बढ़कर 2,318 करोड़ रुपए और राजस्व 12% बढ़कर 60,794 करोड़ रुपए पहुंच गया, जिससे स्टील कारोबार में मजबूती देखने को मिली है। NSDL ने भी आय में अच्छी बढ़त दर्ज की है। कंपनी की आय 517 करोड़ रुपए और शुद्ध मुनाफा करीब 98 करोड़ रुपए रहा। हालांकि ऑपरेटिंग मार्जिन में कुछ गिरावट आई है, इसलिए बाजार की नजर अब इस स्टॉक की प्रतिक्रिया पर रहेगी।